हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में देखेंगे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट हैं, चाहे आप पीएसयू हैं, चाहे आप बैंक एम्प्लॉय हैं और चाहे आप रेलवे एम्प्लॉय हैं, सभी के लिए ये एक ही वीडियो काफ़ी है। आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जैसे कि आपका फॉर्म 16। अगर आपकी शेयर मार्केट से इनकम होती है तो आपके पास अपना ब्रोकर स्टेटमेंट होना चाहिए। डिविडेंड और सेविंग बैंक के इंटरेस्ट के लिए आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो ये कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। इनके अलावा आपको अपना 26AS डाउनलोड करना है और अपना AIS स्टेटमेंट ज़रूर डाउनलोड कर लेना है। आपकी आईटीआर 3 डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच होनी चाहिए। एक है फॉर्म 16, दूसरा है 26AS और तीसरा है AIS। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कौन सी आईटीआर एप्लीकेबल होती है? तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सिर्फ आईटीआर 1 ही फाइल करनी होती है। कौन सी आईटीआर आप सेलेक्ट करेंगे ये डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कौन सी है। इसके लिए आप अपना AIS चेक कर सकते हैं। अगर आपकी सिर्फ सैलरी इनकम है तो आप आईटीआर 1 को फाइल करेंगे। अगर सैलरी इनकम के साथ साथ आपकी शेयर मार्केट से भी इनकम है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दिखाना है, तब आप आईटीआर 2 को फाइल करेंगे। अगर आपकी सैलरी भी है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी है और FNO इंट्राडे भी है, तब आप आईटीआर 3 को फाइल करेंगे। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कहीं वर्क करते हैं या कोई रेम्यूनरेशन आपको मिलता है जिस पर कि सेक्शन 194J में TDS डिडक्ट होता है, या फिर आपको कहीं से कमीशन मिलता है, कोई ब्रोकरेज मिलती है, तब आप आईटीआर 4 की फाइलिंग करेंगे। तो अकॉर्डिंगली आपको अपनी आईटीआर का सिलेक्शन करना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को काफ़ी सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं जिनका कि आप अपने आईटीआर में एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, तो वो भी हम इसमें देखेंगे। इसके अलावा अगर आपको एरियर मिला है पिछले सालों का, तो उसके लिए आप फॉर्म 10E भर के सेक्शन 89 के अंदर रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए अलग से कैलकुलेशन की जाती है और इसके लिए आप E फाइल में जाएंगे। यहाँ पर इनकम टैक्स फॉर्म्स, यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स, इसमें आपको मिल जाएगा फॉर्म नंबर 10E। इस फॉर्म को फिलअप करके आप सेक्शन 89 में रिलीफ क्लेम कर सकते हैं और इससे आपका टैक्स काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जब रिटायर होते हैं तो उन्हें रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट। इसके लिए हमारा सेपरेट वीडियो है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर आपको गवर्नमेंट बेनिफिट्स वाली आईटीआर को देखना है तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लगभग जितनी भी चीज़ें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में एप्लीकेबल होती हैं वो इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, और साथ ही ओल्ड टैक्स रिजीम में कैसे ऑप्ट करना है, न्यू टैक्स रिजीम में कैसे ऑप्ट करना है, वो भी देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ गए हैं। सबसे पहले असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, 26-27, ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू। स्टार्ट न्यू फाइलिंग से स्टार्ट करेंगे। इंडिविजुअल प्रोसीड, आईटीआर 1 सेलेक्ट कर लेंगे, प्रोसीड, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए से ज़्यादा है और आप न्यू टैक्स रिजीम में फाइलिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट नंबर पॉइंट पर टिक लगाएंगे, टैक्सेबल इनकम इज मोर दैन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अदरवाइज आप अदर्स को सेलेक्ट करके और कंटिन्यू करेंगे, ओके। सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU। अगर आप पेंशनर हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर, स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर, PSU पेंशनर, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर के पेंशनर हैं तो अदर पेंशनर्स। इसके अलावा अगर आप करेंटली वर्किंग हैं और प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो अदर्स पर क्लिक करेंगे। ये कैटेगरीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपको गलत सिलेक्शन नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके बाद फाइलिंग सेक्शन 139(1) रहेगा। कौन सी रिजीम में आप जाना चाहते हैं? न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करना है तो नो पर क्लिक करेंगे, ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है तो येस पर क्लिक करेंगे। ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे अलाउंसेस का एग्जम्पशन क्लेम करने को मिलता है और साथ में काफ़ी सारे डिडक्शंस भी मिलते हैं, जैसे कि 80C है, 80D है, 80DDB है,
80DD है, 80G चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के लिए, 80U हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज़ के लिए। 80C में आपके काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स कवर हो जाते हैं, जैसे कि LIC है, PPF है, NPS है, सुकन्या समृद्धि योजना है, ELSS म्यूचुअल फंड्स हैं। अगर इन सारी जगहों पर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप 80C क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप घर का रेंट भी देते हैं और आपका एम्प्लॉयर आपको HRA प्रोवाइड करता है तो आप HRA का एग्जेम्पशन भी ले सकते हैं, लेकिन ये सब आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलता है। इसके अलावा आप होम लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, ये भी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलता है। न्यू टैक्स रिजीम में ये सारे डिडक्शंस आपको नहीं मिलते हैं, ना ही कोई एग्जेम्पशंस मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर टैक्स रेट्स कंपैरेटिवली ओल्ड रिजीम काफ़ी कम है। न्यू रिजीम में आपको सिर्फ एक डिडक्शन मिलता है, NPS कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर सेक्शन 80 CCD 2, इसका आप यहाँ पर डिडक्शन ले सकते हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ पर बाकी में आपको नो कर देना है। नीचे आपकी बैंक डिटेल्स आ जाएंगी जिसमें कि आपके बैंक्स ऑटो पॉपुलेट होंगे। किसी भी एक बैंक को आप रिफंड के लिए सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट है ग्रॉस टोटल इनकम। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपने फॉर्म 16 से एंट्री करनी है और ये जो फॉर्म 16 का अमाउंट है ये आपके 26 AS और आपके AIS से भी मैच होना चाहिए। यहाँ पर सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) सेम ये हेड आपको फॉर्म 16 के अंदर भी मिलता है, वहाँ पर जो भी अमाउंट लिखा हुआ है वो अमाउंट आप यहाँ पर ले लेंगे। नेक्स्ट है एग्जेम्प्ट अलाउंसेस। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइलिंग कर रहे हैं तो आपको अलाउंसेस यहाँ पे मिलेंगे। आप ऐड अनदर पे क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और जो भी अलाउंसेस आपके फॉर्म 16 में दिए हुए हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में फाइलिंग कर रहे हैं तो इसमें अलाउंसेस आपको नहीं मिलते हैं, ये कॉलम एज इट इज़ यहाँ पे ब्लैंक रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा न्यू टैक्स रिजीम में और इसे हम सेव कर देंगे। नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, ऐड अनदर। अगर आप रेंटल वैल्यू दिखाना चाहते हैं किसी हाउस प्रॉपर्टी की या फिर आप होम लोन का इंटरेस्ट क्लेम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये शेड्यूल यहाँ पर फिल करना होगा। सबसे पहले आपको एड्रेस देना है प्रॉपर्टी का। इसके बाद यहाँ पर आपको ग्रॉस रेंट देना होगा। यहाँ पर आपको टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लेना है, लेट आउट है या सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो होम लोन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और अगर आप लेट आउट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप कुछ अमाउंट देंगे रेंटल वैल्यू का, मान लेते हैं कि 2 लाख हमारी रेंटल अमाउंट है, अब आप अपने होम लोन का इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको सेक्शन 24B मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इस शेड्यूल के अंदर ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस देनी होती हैं लोन के बारे में। लोन आपने कहाँ से लिया है, नेम क्या था बैंक का, लोन अकाउंट नंबर क्या है, डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन, टोटल अमाउंट ऑफ लोन, लोन आउटस्टैंडिंग एज ऑन लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब 31 मार्च 2026 को कितना आपका बैलेंस आउटस्टैंडिंग है लोन का। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25-26 कितना टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट है। ये सारी फिगर्स आप बैंक से ले लेंगे, बैंक आपको प्रोवाइड कर देगा सर्टिफिकेट में, और इसे हम सेव कर देंगे। हाउस प्रॉपर्टी के बाद आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशंस डिस्प्ले हो रही हैं ये आपके AIS से यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन आपको अपने बैंक स्टेटमेंट से इनको रीचेक कर लेना है। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स, इसके लिए आपको बैंक से सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपकी FDs पर कितना इंटरेस्ट है। डिविडेंड के लिए और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक के लिए आप अपना बैंक स्टेटमेंट या पासबुक ले सकते हैं। और नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, ये यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होता है। सारी इनकम्स हो गई। इसके बाद आ जाता है एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम में ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कुछ कैटेगरीज दी हुई हैं, इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको अगर कोई एग्जेम्प्ट इनकम मिली है, जैसे कि PF से अमाउंट मिला हो या LIC का मैच्योरिटी अमाउंट मिला हो या सुकन्या समृद्धि योजना से आपको कोई पैसा मिला हो,
यहाँ पर आप गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव या फिर बाय विल आपको कुछ पैसा मिला है तो वो भी आप दिखा सकते हैं। सेव कर दिया। नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। कोई भी ऐसा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका इक्विटी शेयर्स पर या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर जो कि सेक्शन 112A में कवर होता है। इसका मतलब ये है कि उस पर STT पेड होता है और वो कैपिटल गेन आपका 1.25 लाख से कम का है तो आप ITR 1 में दिखा सकते हैं। लेकिन अगर साथ में आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है तो आप ITR 2 की फाइलिंग करेंगे। या फिर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है लेकिन वो 1.25 लाख से ज़्यादा का है तब भी आप ITR 2 की फाइलिंग करेंगे। तो कंफर्म कर दिया। नेक्स्ट है डिडक्शंस। अब क्योंकि हम न्यू टैक्स रिजीम में फाइलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर डिडक्शंस हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। जो भी हमें मिलते हैं ओल्ड रिजीम के अंदर 80C है, 80D है, मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए 80DDB है, कोई भी डिडक्शंस यहाँ पर हाईलाइट नहीं होंगे। सिर्फ जो हमें न्यू रिजीम के अंदर मिलते हैं वही हाईलाइट हो रहे हैं। तो इसमें हम 80C2 जो कि NPS कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर है ये क्लेम कर सकते हैं अगर आपके फॉर्म 16 में ये दिया हुआ है। कंफर्म कर देंगे। नेक्स्ट आता है टैक्सेस पेड का शेड्यूल। इसमें सबसे पहले है शेड्यूल TDS 1। यहाँ पर सैलरी का TDS डिस्प्ले होता है। ये आपके फॉर्म 26AS से यहाँ पर आता है। आपको एंट्री को ओपन करके एक बार चेक कर लेना है। जो भी इनकम और जो भी TDS का अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है वो आपके 26AS के साथ मैच होना चाहिए। दूसरा आता है TDS 2 जिसमें कि FD का TDS और डिविडेंड का TDS डिस्प्ले होता है। ये भी आपके फॉर्म 26AS के साथ मैच होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे एक शेड्यूल आता है एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स का। अगर कोई भी आपने एडवांस टैक्सेस पे किए हैं या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है तो वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। कंफर्म कर दिया। लास्ट शेड्यूल है टैक्स लायबिलिटी का। यहाँ पर आपकी टैक्सेस की कैलकुलेशन होती हैं और इस शेड्यूल में आपको क्लियर हो जाता है कि आपका रिफंड बन रहा है या एडिशनल टैक्स लायबिलिटी बन रही है। इसे भी हम कंफर्म कर देते हैं। अब हमारा ये प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन हाईलाइट हो गया है। इस पर क्लिक किया। यहाँ ऊपर आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आप रिफंड के लिए एलिजिबल हैं या फिर आप टैक्स पे करेंगे। अगर टैक्सेस पे करने हैं आपको तो इसी कॉलम में आप नीचे जाएंगे। यहाँ पर आपके पास पे नाउ का एक बटन आ जाएगा। आपको उस पर क्लिक करके नेट बैंकिंग, UPI, डेबिट कार्ड जिस भी मोड से आप चाहते हैं उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका रिफंड है तो सिंपली आपको यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पे क्लिक करना है। अपनी ITR का एक बार प्रीव्यू देख लेना है और इसे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आप इसको आधार OTP से E-वेरीफाई कर लेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है ITR फाइलिंग का। E-वेरीफाई हो जाने के बाद आपको वेट करना है कि ITR प्रोसेस हो जाए। अगर 2-3 महीने में भी आपका ITR प्रोसेस नहीं होता है तो आपको इसे रीचेक कर लेना है कहीं आपने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, क्योंकि ITR को रिवाइज करने की डेट दिसंबर तक होती है। दिसंबर से पहले पहले आप इसको रिवाइज कर लें अगर कोई मिस्टेक हो गई है। इस बार ITR को रिवाइज करने की डेट्स 31 मार्च तक होंगी, लेकिन अगर आप दिसंबर को क्रॉस कर देते हैं तो कुछ लेट चार्जेस भी लगेंगे, लेकिन दिसंबर तक कोई भी लेट चार्जेस नहीं है। आप फ्री में अपनी ITR को रिवाइज कर सकते हैं। ITR फाइलिंग के लिए हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।